हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक है सेक्रेटरी बाइक फैमिली राजी में। आज हिस्ट्री का सेशन और हिस्ट्री में फिर से मुगल एम्पायर। अच्छा, मुगल एम्पायर में शुरुआती जो इसकी बैकग्राउंड है, बाबर का ओरिजिन क्या था, बाबर की जो विरासत है उसका ओरिजिन क्या था, बाबर कहाँ से आया, इसके अलावा हुमायूं और शेरशाह के बारे में भी जो बेसिक जो जानकारी है वो आपसे शेयर कर चुका हूँ। उसके लिए प्लेलिस्ट में आप जाइए, जो पिछली लास्ट वीडियोज़ हैं उनको देखिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे सारे डिस्कशन कर लिए कि पानीपत की लड़ाई क्या थी, खानवा या घाघरा या चंदेरी की लड़ाई क्या थी, शेरशाह ने किस तरह से अपना कैरियर शुरू किया, कैसे उसकी लाइफ में अप डाउन आए और कैसे एक दिन ऐसा आया कि जो उसने चंदेरी में एक वादा किया था, लोगों से वादा किया था। क्या वादा किया था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। वो इसमें भी कामयाब रहा, वो अपनी पावर के पीक पे भी गया। तो कैसे शेरशाह का उभार हुआ, फिर कैसे शेरशाह के बाद उसके एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। तो खैर इतनी सारी चीज़ें एक सेशन में नहीं आ पाएंगी। तो बाबर, हुमायूं और शेरशाह, इनके जीवन से संबंधित जो खास घटनाएं हैं, इनके जीवन से संबंधित जो स्थान हैं, इनसे जीवन से संबंधित जो व्यक्ति हैं, लड़ाइयाँ हैं और भी तरह की चीज़ें हैं, मैंने आपके सामने इस बोर्ड पर लिख दी और मैंने कोशिश की है कि मैं इस सबको समेटूँ। अब मैं यहाँ तक आपको बाबर से शुरू करके जहाँ पर शेरशाह सूरी की डेथ हुई है 1545 में, वहाँ तक की चीज़ें मैं इसमें आपसे कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि हुमायूं ने फिर से किस तरह से भारत को जीता, और उसी सेशन में मैं आपको बताऊँगा शेरशाह सूरी के रिफॉर्म्स, शेरशाह सूरी के रिफॉर्म्स, जिसके बाद में अकबर के रिफॉर्म्स के बारे में बात होगी, क्योंकि शेरशाह सूरी के जो रिफॉर्म्स थे वो बुनियाद बने थे किसके रिफॉर्म्स के, अकबर के रिफॉर्म्स के, ठीक है ना। और आगे जाके शेरशाह सूरी और अकबर जो काम कर गए ना भारत में एडमिनिस्ट्रेशन में, खास करके ब्रिटिशर्स के समय में भी, आज भी वो कई सारे मामलों में हूबहू आज भी बने हुए, जैसे बारे आजम, बारे खास, आज के है ना मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, तमाम तरह की चीज़ें, नाम बदल गए हैं, थोड़े से चेहरे और मोहरे बदल गए हैं, चीज़ें सारी की सारी, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं ना, सड़क आजम जो आज की ब्लैंकटन रोड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है संबंधी, यानी कौन किसका रिलेट था, ठीक है। आप लोग धैर्य से बने रहिएगा मेरे साथ, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैंने कोशिश इस तरह से की है कि आपका समय जो है इसमें कम से कम खर्च हो और बुद्धि कम से कम लगानी पड़े, और उलझनों में, जैसे स्वेटर बुनते समय ऊन उलझ जाती है, ऐसे आप उलझे, ठीक है। अब ये सामने जो लिखा हुआ है, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो आप जूम कर लेंगे। मोबाइल में थोड़ा सा मुश्किल है इसको देखना, अगर आप टैबलेट में या लैपटॉप कंप्यूटर में तो आपको क्लियर दिखाई देगा। इसकी आप इसका प्रिंट लेके इसकी आप पिक्चर भी निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है क्या है सोनू भाई, कि आप एक बार वीडियो देखें, उसके बाद दोबारा से उसको देखते हुए लिख दें, फिर इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत आपको नहीं है। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के खानदान से था। क्वेश्चन आता है ना कि बाबर किस खानदान से था, तो बाबर की पत्नी जो थी वो किस खानदान से। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर का वंशज था। इसकी माँ का नाम था, बाबर की माँ का नाम था कुतुब निगार। कुतुब निगार जो थी वो चंगेज के खानदान की, मैं लिख देता हूँ, ये जो थी वो चंगेज खान के खानदान की। अच्छा, अब ये लोग जो थे ये चगताई नस्ल के तुर्क थे। मुगल, अच्छा मुगल शब्द किस भाषा का है, मुगल लैटिन भाषा का शब्द है। किससे निकला है मुगल शब्द, मोंग, लैटिन भाषा का एक शब्द है मोंग, मोंग का मतलब होता है बहादुर, वहाँ से निकला है ये शब्द, मोंग से बन गया मुगल। तो मुगल कोई नस्ल नहीं है, जाति नहीं है, ये उस समय के जो लड़ाकू लोग थे उन लोगों को दिया गया नाम। एक्चुअली ये बाबर जो आया ये किस नस्ल का तुर्क था, चगताई नस्ल का तुर्क। अच्छा, यहीं पर एक बात आती है, तैमूर का ओरिजिनल, तैमूर, मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया, तैमूर का जो नाम है ओरिजिनल वो है मंगोल और चीनी लिटरेचर में तैमूर। ओके, अच्छा, बाबर के बेटे जो थे हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। अच्छा, ये हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी जो हैं ये सब अलग अलग माताओं से थे, ये आपस में सोते थे भाई थे। हुमायूं की सगी बहन थी गुलबदन, हुमायूं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। अब हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी बाबर के 4 बेटे हैं, ये चारों अलग अलग हुमायूं से, यानी कि आपस में ये सोते थे भाई थे। लेकिन हुमायूं और गुलबदन जो हैं वो आपस में सगे भाई थे। आपको पता, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, है। अच्छा, अब हुमायूं की माँ का जो नाम था, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, हुमायूं की माँ का नाम था महम बेगम। अच्छा, इतिहास में एक महामनगा भी हुई है जो अकबर की धाय माँ है, वहाँ से आप कंफ्यूज मत होना। हुमायूं की माँ यानी कि बाबर की वो पत्नी जो हुमायूं की माँ थी उसका नाम था महम बेगम, मैं लिखा भी यहाँ पर हुमायूं की माँ। ओके, अच्छा, बाबर के जो बेटे थे हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। अच्छा, ये जो हिंदाल है ना, इसके पीछे कहानी ये है कि जब बाबर भारत को जीतने के लिए निकला था 1519 से 1526 के बीच में, यहाँ पर मिशन के लिए निकला था, तो बाबर की एब्सेंस में हिंदाल का जन्म हुआ था।
तो हिंदाल का मतलब होता है हिंद को जीतने वाला, तो इसका नाम पड़ा था हिंदाल है। अब राजमाता कर्णावती, एक राजमाता कर्णावती उत्तराखंड में हुई है, जिन्हें क्या कहते हैं, नक्कटी रानी, वो वाली राजमाता नहीं। तो राजमाता कर्णावती जो है ये ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य की माँ थी, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य की माँ थी। अच्छा, अब ग्वालियर का क्या जिक्र है, ग्वालियर का जिक्र ये है कि ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य जो हैं वो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़े थे। उनके पास जो भी फौज थी उस फौज को साथ लेकर के इब्राहिम लोदी का उन्होंने साथ दिया था, लेकिन लड़ाई में वो शहीद हो गए। उसके बाद ग्वालियर में बाबर ने कब्जा कर लिया था, बाबर ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद ग्वालियर शहर में पहुंचा, वहाँ के किलों महलों में भी हो गया। तो ज़िक्र बाबरी में बाबर ने इन महलों, इन मंदिरों की मूर्तियों का जिक्र किया है, लेकिन उसमें उसने यही बताया कि मैंने इनको नुकसान नहीं पहुँचाया। यही जो कर्णावती हैं, इन्हीं के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा पाया। जो कोहिनूर हीरा है ना, इन्हीं कर्णावती से या ग्वालियर के खजाने से हुमायूं ने पाया था। हुमायूं ने ये कोहिनूर हीरा जो है बाबर की खिदमत में पेश किया, जिसे बाबर ने फिर से हुमायूं को ही गिफ्ट कर दिया। ओके, अच्छा, ये वही राजमाता कर्णावती हैं जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी सुरक्षा के लिए। किसके खिलाफ तबस्सुम राखी भेजी थी? ना ना ना, आप कोई बता सकते हैं? आप मुझे यस बताओ राबिया। हाँ, गुजरात का कौन राजा? बहादुर शाह। अच्छा, गुजरात का एक इसी दौर में ना, जिस समय बाबर अपने मिशन कर रहा था, हुमायूं अपना एम्पायर बढ़ा रहा था, उसी दौर में गुजरात में एक मुस्लिम राजा बहादुर शाह का उदय हुआ था, और इसने बड़ी तेजी से गुजरात को न केवल जीता था बल्कि उसको समृद्ध भी कर दिया था और एक ताकतवर एम्पायर में बदल गया। अब इसकी नज़र थी दिल्ली पर, इसकी नज़र दिल्ली पर, बाबर के मरने के बाद इसकी नज़र थी दिल्ली पर। अब दिल्ली को जीतने के लिए पहले राजपूताना और मालवा पर विजय पाना जरूरी है। तो ये जो बहादुर शाह है, ये राजमाता कर्णावती की रियासत की तरफ को बढ़ रहा है। तो राजमाता कर्णावती ने इससे रक्षा के लिए हुमायूं के पास अपने दूत भेजे थे राखी लेकर, और आह्वान किया था कि जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी हिफाजत करें, मेरी रक्षा करें। तो खैर, इतिहास में उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग की बात है। तो जो राखी भेजने का जो प्रसंग है वो राजमाता कर्णावती से संबंधित है। अच्छा, एक है हसन खां और एक है हसन खां मेवाती, एक हसन खां और एक हसन खां मेवाती। तो हसन खां जो है वो शेरशाह सूरी का पिता है, एक हसन खां है जो शेरशाह सूरी का पिता है, और एक है हसन खां मेवाती। ये हसन खां मेवाती वो है जो खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। आई खानवा की लड़ाई में आपको पता है कि हिंदू मुसलमानों ने सभी ने अलायंस बनाया था, तो इस अलायंस में बाबर के खिलाफ हसन खां मेवाती भी शामिल था। तो ये वाला जो हसन खां है ये शेरशाह सूरी का पिता है। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जब बाबर राजा बना था तो उसका पूरा नाम में पूरा टाइटल हुआ था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसी तरह से हुमायूं जब राजा बना था तो उसने टाइटल लिया था नासिरुद्दीन मोहम्मद। ओके, अब यहाँ पर लाल मलिका वगैरह की बात मैं करूँगा, अभी जब शेरशाह और उसके संबंधियों की बात करूँगा, अभी यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं। अब बाबर जो था, बाबर की जो पैदाइश हुई थी या बाबर का जो जन्म हुआ वो 1483 में हुआ था। इस जगह का नाम है अंदीजान, उज्बेकिस्तान में, प्रेजेंट उज्बेकिस्तान में है अंदीजान। यहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था 1483। अब बाबर जो राजा बना था मात्र 11 साल की उम्र में फरगना में, बाबर के पिता का निधन हो गया था, तो 11 साल की उम्र में, अच्छा, बाबर का जो पिता था वो फरगना का राजा था। फरगना एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ का राजा था बाबर का पिता। तो बाबर अपने पिता की मौत के बाद फरगना में राजा बना था। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि बाबर को उज्बेकिस्तान में समरकंद की बड़ी चाह होता है ना, कुछ शहर कुछ जगहें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है तो वो उसे नैनीताल का बड़ा शौक है, जैसे ही बहाना मिलता है वो नैनीताल चला जाता, तो कहता सर अगर कभी मैं अंबानी अडानी हो गया तो नैनीताल को खरीद लूँगा, है ना। खैर, तो सिद्धू साहब एक कमेंट्री करते हुए डायलॉग से बोलते हैं ना कि मेरी चाची की अगर मूछें होती तो मैं, है ना, तो खैर यही मेरी कहानी है, घूमन दे लोगा ना राधा नाची। खैर, ओके, कहाँ थे मैं भूल गया। हाँ, यस, बाबर को समरकंद से बड़ा लगा होगा, समरकंद खींचता था बाबर ने समरकंद पर 2 बार हमले भी किए, एक बार वो जीता भी, कुछ दिन तक वहाँ पर कब्जा भी किए रखा, लेकिन समरकंद की जनता ने उसके खिलाफ बगावत करनी शुरू की। कई बार ऐसा हुआ है कि बाबर के पास ना काबुल रहा, ना कंधार रहा, ना समरकंद रहा, बिल्कुल दरवेश या खाना बदूल जैसा हो गया। खैर, तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो बाबर फरगना में राजा बना, और हुमायूं जो है सन 1520 में, हुमायूं सन 1520 में मात्र 12 साल की उम्र में बदख्शां का सूबेदार हुआ।
क्वेश्चन आता है कि बाबर ने हुमायूं को कहाँ का सूबेदार बनाया था? मात्र 12 साल की उम्र में बदख्शां का सूबेदार बनाया था। ठीक है, तो 1526 में हुमायूं कितने साल का हो गया? 18 साल का। आज 18 साल के जो लड़के हैं वो मोबाइल में रीलें चला रहे हैं ना, रीलें चला रहे हैं मोबाइल में। वही 18 साल का लड़का आगरा को जीत गया अपने पिता के साथ मिलके। जैसे इब्राहिम लोदी को हराया गया पानीपत के मैदान में, तो हुमायूं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने आगरा पे कब्जा कर लिया मात्र 18 साल में, है ना। तो खैर, तो बदख्शां का सूबेदार बनाते ही 1520 में मात्र 12 साल की। अच्छा, फरीद कौन हुआ? एक मिनट, फरीद कौन हुआ? फरीद, हाँ बेस्ट, फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, मैंने जानबूझकर फरीद लिखा है। तो फरीद का जो जन्म हुआ है वो 1486 में पंजाब के होशियारपुर जिले में हुआ। होशियारपुर में कोई गांव या शहर का स्वरूप भी हुआ है। 1486 में होशियारपुर जिले में फरीद का जन्म हुआ। अच्छा, ये फरीद के पिता पूर्वज कहाँ से आए थे? इनके पिता जो पूर्वज आए थे शेरशाह सूरी के दादा आए थे। कहाँ से? अफगानिस्तान। शेरशाह सूरी के दादा और पिता अफगानिस्तान से आए थे। शेरशाह का जन्म यहीं पर हुआ था। हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में काबुल। तो हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ। 1520 में ये 12 साल की उम्र में बदख्शां का सूबेदार हुआ। अच्छा, अब मैंने अभी वो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, मैंने लिख रखी है। बाबर ने समरकंद पर 2 हमले किए थे। समरकंद कहाँ है? आसिया इसमें, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। अच्छा, इसने एक बार कब्जा भी किया, लेकिन इसका कब्जा वहाँ पर स्थायी या परमानेंट ना रह चुका, इसको यहाँ से भागना पड़ा। इसी समरकंद का एक राजा था शैवानी खां, ये उज्बेक नस्ल का था या उज्बेक था। इसी समरकंद का राजा था शैवानी खां। 1501 में बाबर ने फिर से समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो समर के पास एक जगह सरेपुर, यहाँ पर लड़ाई हुई थी शैवानी खां और बाबर के बीच में। तो 1501 में शैवानी खां ने बाबर को न केवल हराया था बल्कि हरा करके खदेड़ भी दिया। लेकिन यहीं पर बाबर ने, मैं आपको बताऊंगा, जो उस्मानी पद्धति और तुगलमा या तुलगमा युद्ध नीति है उसकी बात बाबर है। 1504 में बाबर ने काबुल जीता और 1507 में बाबर ने जीता कंधार। 1504 में काबुल और 1507 में कंधार जीता। अच्छा, अगर आपको डेट याद ना भी रहे तो आपको ये जरूर याद रहे कि पहले काबुल जीता और उसके बाद जीता कंधार, ठीक है। 1507 में कंधार जीता और कई बार इसके हाथ में आया और कई बार इसके हाथ से ये सब कुछ निकल भी गया। खैर, अच्छा, पहली बार बाबर जो है गद्दी पर बैठा या राजा बना वो फरगना, अपने पिता की विरासत उसको भी नहीं, फरगना वो पहली बार राजा बना। लेकिन कई बार सवाल आता है कि बाबर ने पादशाह का टाइटल कब लिया। तो जब ये 1504 में काबुल जीता था इसने, तब इसने अपने आप को टाइटल दिया था पादशाह का। इसका कारण बाबर राजा बना था फरगना में और पादशाह का इसने टाइटल लिया था काबुल में 1504 में काबुल को जीतने के बाद। ओके, अब बाबर खैर काफ़ी समय तक लड़खड़ाता रहा और जब ये मिडिल एशिया में ईरान या उज्बेकिस्तान में जब ये फेल होने लगा उसके बाद इसने ध्यान देना शुरू करा था भारत की। अच्छा, इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन पूरे भारत पर या पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लूँगा। ये काबुल कंधार के आसपास पश्चिम साइड को, ये पूरब साइड को या भारत की तरफ को धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। इसी सिलसिले में इसने 1519 में भारत पर पहला हमला किया था। भारत पर इसका जो पहला हमला हुआ था वो हुआ था बागरो। पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। तो इसी खैबर पख्तूनख्वा में एक छोटा सा कस्बा है बाजो, यहाँ पर बाबर ने हमला किया था। यहाँ पर कबायली लोगों का राज था। आज भी कबायली लोग यहाँ पर सत्ता में, भले ही पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अशांत क्षेत्रों में से ये गिना जाता है। तो खैर 1519 में इसने बाजौर पर हमला किया और उसी साल बाजौर को जीतने के बाद इसने आगे बढ़ करके धीरा पर कब्जा कर लिया। धीरा जो था मजबूत किला था, यहाँ पर भाटी राजपूतों का राज था। तो पहले बाजौर जीता, उसके बाद इसने धीरा जीता। धीरा जो है वो इस समय के पाकिस्तानी पंजाब में, धीरा कहाँ पर है? पाकिस्तानी पंजाब में, ठीक है ना। अब बाजौर और धीरा की लड़ाई में इसने 3000 जो कबायली थे या वहाँ के लोकल लोग थे उनको मार दिया, या 3000 कबायलियों का यहाँ पर नरसंहार हुआ, ठीक है। आगे चलो। अब खैर 1520 में बाजौर और धीरा जीत करके चला गया, लेकिन जैसे ही वापस गया इसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ जनता ने इनको मार भगाया, तो इसे फिर से वापस आया। तो 1520 में इसने फिर से बाजार और धीरा को जीता, यानी 1519 में बाजार और धीरा पर हमला किया और 1520 में इसने बाजार और धीरा पर हमला किया। उसके बाद चौथा हमला जो हुआ इसका 1524 में हुआ लाहौर पर कब्जा लिया इसने, ठीक है ना। 1524 में चौथे हमले में लाहौर पर कब्जा किया। 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत की लड़ाई हुई, जिसे हम पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में,
वो बाबर का भारत पर 5वां। इसमें आपको पता ही दोपहर तक ही युद्ध का फैसला हो गया था। खैर, अब 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद अक्सर आता है कि बाबर के इन युद्धों का क्रम मिला हो। अगले साल 1527 में 16 मार्च 1527 को इसने खानवा की लड़ाई जीती। अभी बताऊंगा सारा खानवा के बारे में। और 29 जनवरी 1928 को 1528 को इसने चंदेरी की लड़ाई जीती, या चंदेरी का युद्ध जीता। अच्छा, पानीपत में किसे हराया? इब्राहिम लोधी को। खानवा में किसे हराया? राणा सांगा। राणा सांगा थे और उनके साथ थे हसन खां मेवाती, इसके अलावा महमूद लोधी, और साथ ही साथ वो जो आलम खां है जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, जो खुद सुल्तान बनना चाह रहा था, वो भी राणा सांगे के साथ इस युद्ध में था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी हार गए और बाबर जो था वो जीत गया। चंदेरी में राणा सांगा के सामंत मेदिनी राय को हराया। और उसके बाद घाघरा 5 मई 1528 को घाघरा का जो युद्ध हुआ, इसमें घाघरा की लड़ाई में जो हमारे देसी लोग थे उस संघ का नेता कौन था बाबर के खिलाफ? हाँ, बंगाल का राजा नुसरत शाह जो था वो घाघरा की लड़ाई में हमारा नेता था। अच्छा, घाघरा का युद्ध है, इसके बारे में कहा जाता है कि जल और थल दोनों में लड़ा है ना। जब वो ज़मीन पर हार गए, अफगान लड़ाके या हमारे जो देसी लड़ाके थे, जब ज़मीन पर हार गए तो उन्होंने नहर में उतर करके या नदी में उतर के, ये वही घाघरा नदी वही सरयू, नेपाल में सरयू का नाम क्या है? कोणियाली। नेपाल में कोणियाली, फिर यूपी में सरयू, फिर आगे जा करके क्या हो गई है? घाघरा। सरयू किनारे अयोध्या। तो घाघरा की लड़ाई में, घाघरा नदी किनारे लड़ाई हुई थी, इसलिए इसको हम कहते हैं घाघरा की। तो कहते हैं जल और थल दोनों जगह लड़ा गया, लेकिन अल्टीमेटली बाबर जो था इसमें भी जीत गया। और इस लड़ाई को जीतने के बाद अब बाबर का, या कह सकते हैं बाबर के बाद हुमायूं का भारत में कोई मजबूत प्रतिद्वंदी ना था। ये हुमायूं की कुछ भूलें थी और कुछ बदकिस्मतियाँ थी हुमायूं की, जिसकी वजह से शेर शाह को उभरने का मौका मिल गया। खैर, उसके बाद आगे चलें। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने लड़ाई जीती। कब? 21 अप्रैल 1526 को, उसके 6 दिन बाद 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने तुगलकाबाद के किले में, दिल्ली में तुगलकाबाद के किले में एंट्री की और वहाँ पर उसने अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, वहाँ पर तुगलकाबाद के किले में राज्याभिषेक कराया। और यही पर एक चीज़ और भी, हालांकि मैं आपको अलग से बताऊंगा टाइटल्स में, कि पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद एक फेमस कोटेशन है बाबर की। क्या कहा था उसने? कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। इसका मतलब क्या था? ऐसा ना, बाबर जो है पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहा और अफगानिस्तान जो है पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी स्थलबद्ध है। वहाँ पर व्यापार, कारोबार, खेती बाड़ी लगभग नामात्र की है। तो वहाँ पर भरण पोषण करने के लिए आसपास विक्ट्री मिशन ही चलाने पड़ते थे। यही कह सकते हैं कि राजा जो था वो तंगहाल, फटेहाल रहता था। लेकिन जब वो भारत आया, उसने भारत की समृद्धि जीती और उसे जब दिल्ली का तखत मिला, उसने कहा भाई अब लौट के नहीं जाना, काबुल की गरीबी अब हो। खैर, अब यहीं पर इस जीत के बाद बाबर ने काबुल के हर बाशिंदे को, बाशिंदा माने नागरिक, काबुल के हर रहने वाले को चांदी का एक एक सिक्का गिफ्ट किया था। उसके बाद बाबर को लोगों ने क्या टाइटल दिया था सुनो? इसके बाद पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने हर काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो लोगों ने उसको क्या टाइटल दिया था इसके बाद खुश होकर के? कलंदर। ठीक है ना, कलंदर इसका टाइटल दिया था कलंदर। खैर, बाबर बहुत ज़्यादा संग्रह का शौकीन नहीं था। उसके बाद जो भी आता था वो आमतौर पर अपने लोगों के बीच लुटा ही रहता था। इसका नुकसान हुमायूं को हुआ, जो खजाना खाली था, तो बेहतर फौज और बेहतर हथियार को जुटाना था। फिर कहाँ पहुँचे हम? 27 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो गई। आपको पता ही है, कोई कहता है कि जो राजा जो इब्राहिम लोधी, सुल्तान इब्राहिम लोधी जो है, उसकी माँ ने बाबर, बाद में फिर बाबर से समझौता हो गया है ना, इब्राहिम लोधी के परिवार को छोटी सी जागीर दे दी गई। तो उसकी माँ ने बाबर को इन्वाइट किया था खाने वगैरह पर, जो भी है। तो कहते हैं कि धोखे से इब्राहिम लोधी की माँ ने बाबर को जहर दे दिया था, कोई धीमा स्लो पॉइजन दे दिया था। तो कहते हैं उससे उसकी मौत हुई। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बाबर ने जीवन भर संघर्ष बहुत किया, लड़ाई लड़ता रहा। उससे क्या है कि धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, उसकी धीरे धीरे मौत हो गई। खैर, जो भी है, बाबर मरने से पहले हुमायूं को निर्देश दे गया था कि भाई अपने भाइयों के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। अच्छा व्यवहार करने का मतलब आप समझते ही हो है ना, कि भाई उनको भी उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। अब उस दौर में जबकि तलवार ही सत्ता की निर्धारक थी, तो हालांकि हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्हें अपनी रियासत में, अपने एम्पायर में बहुत बड़ा हिस्सा दे भी दिया। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं की एक भूल थी। इससे क्या हुआ? उसकी सेना कमज़ोर हो गई। हुआ ऐसा भी कि जो इसमें हिंदाल और अस्करी जैसे जो उसके भाई थे,
जब शेरशाह से उसका सामना हुआ तो बजाय हुमायूं का साथ देने के हिंदाल और अस्करी ने उसके खिलाफ बगावत कर। खैर वो अलग बात है, बाद में हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो 27 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हुई। बाबर की डेथ हुई आगरा में, और आगरा में जो नूर अफगन है या आराम बाग है वहाँ पर उसको दफना दिया गया। आप कुछ कह रहे हैं? वहाँ पर उसको दफना दिया गया। उसके बाद उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे जो है काबुल में ही दफन नसीब हो, तो उसकी कब्र की मिट्टी को कुछ दिन बाद खोदा गया, खोद के कहाँ ले जाया गया? काबुल में, और काबुल में ही उसका दफन हो गया। वहीं पर बाबर का मकबरा है। अब बाबर की मौत के बाद जाहिर सी बात है उसका सबसे बड़ा बेटा और चहीता बेटा जो था वो हुमायूं था। हुमायूं राजा बना। आगे चलते हैं। अब ये बीच में ऐसे लिख दिया है, खतौली को जगह है, यहाँ पर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये लड़ाई हुई थी सन 1517 में, 1517 में हुई थी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। अब हुमायूं का जो पहला मिशन था, पहला वित्तीय मिशन था, वो 1531 में हुआ, 1530 में। 1531 में हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव को हराया। अब ये प्रताप रुद्रदेव कौन थे? ये यूपी में जिला है बांदा, यूपी में एक जिला बांदा है, वहाँ पर एक किला है कलिंजर, कलिंजर का कलिंजर और उसके आसपास जो लगे हुए परगने थे उन पर कब्जा था राजा प्रताप रुद्रदेव का। तो हुमायूं ने अपना जो सबसे पहला हमला किया था इसी कलिंजर पे किया था, और राजा प्रताप रुद्रदेव ने हल्की फुल्की झड़प के बाद हुमायूं की चिंता मान ली। उसके बाद 1532 में हुमायूं ने दोहरिया की लड़ाई में, यहाँ मैं लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना, 1532 में हुमायूं ने दोहरिया की लड़ाई में महमूद लोदी को हराया। वो इसी साल 1532 में ही हुमायूं ने चुनार का पहला घेरा किया। अब चुनार का पहला घेरा जो दूसरा तीसरा घेरा भी था। हाँ, चुनार को हुमायूं ने 2 बार घेरा। जब यूपीपीसीएस का एग्जाम दोगे ना, बाद चुनार, चुर्क, डल्ला, गजराहट, ये किसके लिए फेमस है ना? तो खैर चुनार जो है यूपी के जिले में, तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, चुनार यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है आप दिल्ली से बंगाल जाना चाह रहे हैं तो उसके रास्ते पर ये पड़ता है। इसके अलावा अगर आगरा से बिहार बंगाल जाना चाह रहे हैं तो उसके रास्ते पर भी ये पड़ता है। चुनार में इस समय जो कब्जा था वो था शेरशाह सूरी का। तो पहले आगे बढ़े, इससे पहले कि आगे बढ़े थोड़ी सी बात शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है ना? तो शेरशाह सूरी जो था, इसके बचपन का नाम था फरीद और इसके पिता का नाम है हसन खां। अच्छा, हसन खां को जौनपुर के इक्तादार ने, इक्तादार समझते हो ना, इब्राहिम लोदी का जौनपुर का कोई इक्तादार था, उसने बिहार में सासाराम या सहसाराम में जागीर दी थी। किसको? शेरशाह के पिता को। इसको एक बार में पी लो, एक बार में पी लो, इसको पी लो, पी लो, अरे एक बार में पी लो इसको। तो व्यवधान आने से पहले शायद हम थे शेरशाह के पिता हसन खां हुआ। तो शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद, और फरीद का जन्म कहाँ हुआ था? 1486 में पंजाब के होशियारपुर जिले में। ओके, अब इसका पिता जो हसन खां था वो जौनपुर के इक्तादार के यहाँ नौकरी करता था। जौनपुर के इक्तादार ने इसे बिहार में सासाराम या सहसाराम में एक जागीर दी। बहुत बड़ी जागीर नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी जागीर में दी थी, ठीक है। और उसके बाद इससे कहा कि इसका जो बेटा फरीद है, इसका बेटा जो फरीद है उसे उस जागीर की जिम्मेदारी सौंप दे। अब धीरे धीरे तरक्की करके हसन खां जो था वो बड़ा सरदार हो गया था। उसका जो है कि दरबार में आना जाना लगा रहता था। तो नतीजा ये हुआ कि जागीर तो शेरशाह या फरीद के पिता क्या नाम, हसन खां की थी, लेकिन हसन खां उस जागीर में जाने के बजाय उसने अपनी जागीर सौंप दी अपने बेटे को। शेरशाह इस जागीर में रहा 21 साल तक। कभी हटा दिया जाता था, कभी फिर आ जाता था, कभी हटा दिया जाता था, कभी फिर हटा दिया जाता था। 21 साल तक इस जागीर में रहा। 21 साल तक उसने इस जागीर का मैनेजमेंट किया। अच्छा, शेरशाह के साथ में दिक्कत यही थी कि शेरशाह के पिता हसन खां ने 4 शादियाँ की थी। तो जो शेरशाह की माँ थी उसकी और हसन खां की कुछ खास बनती थी। अब हसन खां की जो सबसे छोटी पत्नी थी वो शायद ज़्यादा सुंदर थी, तो हसन खां पर उसका असर ज़्यादा था। अब जो उसकी सौतेली माँ थी फरीद की या शेरशाह की, वो शेरशाह की तरक्की से चिढ़ती थी कि मेरे बेटे आगे आने चाहिए। तो इसी चक्कर में 20-25 साल गुजर गए। शेरशाह सूरी की ना तो अपने पिता से, ना माता से और ना भाइयों से कभी बनी। फिर भी उसने 20-21 साल अपनी जागीर में, कौन सी जागीर में? सासाराम। सासाराम कहाँ? बिहार में, है ना। अब देखो 21 साल वो रहा तो उसे कितना लगा रहा होगा कि जब उसकी मौत हुई तो उसका मकबरा भी सासाराम में ही है। ओके, खैर, तो अब जब फाइनली 1526 में इब्राहिम लोदी की हार हुई, 1526 में इब्राहिम लोदी की हार हुई। अच्छा, इब्राहिम लोदी जो हारा था वो पानीपत में हारा था।
पानीपत के बाद बाबर ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया, आगरा पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन बिहार और बंगाल में जो अफगान जमे हुए हैं, बिहार बंगाल के जो इलाके हैं, या उधर सिंध गुजरात के जो इलाके हैं, या मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी कब्जा किया होगा, शेरशाह सूरी कहाँ से आ गया, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी में जगह जगह पर अफगान इक़्तिदार थे। तो इन्होंने आगरा दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अन्य जगहों पर जिस अफगान को जहाँ मौका मिला, यह कह सकते हैं कि जिस इक़्तिदार को जहाँ मौका मिला उसने अपनी आज़ादी अनाउंस कर दी, समझ ना। तो उसी में से एक इक़्तिदार था जिसका नाम था बहार खां, पूरा नाम बहार खान नूहानी। मैं अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, यहाँ पर मैंने कहीं लिखा बहार खान नूहानी, यस लिखा है, मुझे तो रट गया है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फरीद सासाराम की जागीर का ये दीवान रहा कितने साल तक? 21 साल तक। इसने जब ये टीन एज में था, टीन एज पता कौन सी होती है? जैसे आप लोग तीनों जो है अभी युवा नहीं है, आप किशोरावस्था में हो, आप हैं, आप सब किशोरावस्था में, बाकी सब युवा हैं, ठीक है ना। तो किशोरावस्था में इसने सिकंदर लोदी के यहाँ नौकरी की, और उसके बाद जब युवा हुआ, सिकंदर लोदी मर गया, तो इसने इब्राहिम लोदी के यहाँ भी नौकरी की। जगह जगह भटकता रहा। एक दिन में ये शेरशाह सूरी बना, तो अपने पिता की जागीर में भी काम किया, सिकंदर लोदी के यहाँ भी काम किया, इब्राहिम लोदी के यहाँ भी काम किया। और जब 1526 में अफगान बिखर गए, तो नतीजा हुआ है कि 1529 में इसने चंदेरी की लड़ाई में बाबर का साथ दिया, बाबर की तरफ से लड़ा। यहीं पर बाबर ने हुमायूं से कहा, शेरशाह सूरी को कहा था चालाक अफगान, उसने कहा था कि एक बहुत ही चालाक और चतुर अफगान है, इससे होशियार है। खैर, तो धीरे धीरे ये तरक्की करता रहा। तो चंदेरी में बाबर की ओर से भी लड़ा। अब होता क्या है कि पानीपत में जब अफगान हार गए, हारने के बाद बिखर गए, तो साउथ बिहार में बहार खान नूहानी ने अपना इंडिपेंडेंट रियासत जो है वो बनाई, अपनी स्वतंत्र रियासत बनाई बहार खान नूहानी ने, और टाइटल लिया सुल्तान महमूद शाह। आ जाओ भैया, टाइटल लिया इसने सुल्तान महमूद शाह। अब यही बहार खान नूहानी या सुल्तान महमूद शाह जो है, इसने एक बार तो अजय भाई के आने से पहले हम शायद बहार खान नूहानी पर थे, और मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से याद करने की कोशिश करता हूँ। तो बहार खान नूहानी, यस याद आ गया, बहार खान नूहानी ने सुल्तान महमूद शाह का टाइटल लिया और साउथ बिहार में अपनी जो है इंडिपेंडेंट रियासत बना ली। इसी बहार खान नूहानी के यहाँ फाइनली शेरशाह सूरी या फरीद, ठीक है ना, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद आता अब नौकरी करने के लिए। तो फरीद को इस बहार खान ने, नाम का ध्यान रखना, बहार खान या बहार खान नूहानी या सुल्तान महमूद ने इसी फरीद को अपने बेटे, कहाँ लिखा मैंने? अपने बेटे जलाल खान लिखा, अपने बेटे जलाल खान का गार्जियन बनाया, टीचर बनाया। जैसे अकबर का गार्जियन कौन था? बैरम खान। जैसे अकबर का गार्जियन कौन था? बैरम खान। उसी तरह से फरीद को मौका मिला अब बहार खान के बेटे जलाल खान का टीचर या गार्जियन बन गया। अब इसी बीच क्या होता है कि धीरे धीरे फरीद जो है वो बहार खान का भरोसा जीत जाता है, उसके नज़दीक आ जाता है। अच्छा, इतिहासकारों ने शेरशाह सूरी के बारे में बताया है कि भाई उसके लिए दोस्त, मित्र, संधि, समझौता उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो एक चालाक लोंडी था, और जब कोई मौका देखता था कभी पलट जाता। जैसे आप कहते हैं थाली का बैंगन, आप देखें ना, वो बाबर के साथ भी लड़ा, बाबर के साथ मिलकर लड़ा, और बाबर के वारिसों के खिलाफ भी लड़ा। जब भी उसको मौका मिल जाता था वो अपना पाला बदल देता, जहाँ उसको फायदा महसूस होता था वहीं पर वो अपना पाला बदल लेता। तो धीरे धीरे उसने तरक्की की। अब इसी बीच क्या होता है, प्रसिद्ध प्रसंग है कि जंगल में बहार खान के साथ वो गया शिकार के लिए, और शिकार के दौरान सामने एक शेर आ गया, तो फरीद ने तलवार के एक ही झटके से शेर को मार दिया। इससे बहार खान बड़ा खुश हुआ, उसे क्या टाइटल दे दिया? शेर शाह का। तो फरीद जो था अब क्या हो गया? शेर शाह। शेर शाह का टाइटल किसने दिया फरीद को? बहार खान नूहानी ने, सुल्तान महमूद शाह ने। बहार खान नूहानी कहाँ का राजा था? साउथ बिहार। ओके, तो ये भी अफगान था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बहार खान नूहानी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जिस तरह से बलबन ने धीरे धीरे कैप्चर कर ली ना पावर सल्तनत में, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया, उसी तरह से अब फरीद या शेर शाह ने धीरे धीरे साउथ बिहार के जितने भी अफगान थे उन पर असर जमाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जलाल खान और दूदू बेगम एक तरह से राजमहल में बंदी या कैदी जैसे हो गए। तो ये अपनी जान बचाने के लिए, जलाल खान और दूदू बेगम कौन हुई? जलाल खान की माँ या बहार खान की पत्नी। तो राजमाता दूदू बेगम और जलाल खान जो हैं वो अपनी जान बचाकर भागे बंगाल। बंगाल में कहाँ? बंगाल में इस समय जो राजा था वो नुसरत शाह था। मैंने आपको बताया ना कि पानीपत की हार के बाद अफगान जो थे, जिसे जहाँ मौका मिला उसने वहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो उसी में से एक अफगान था नुसरत शाह, वो बंगाल का राजा बना बैठा था।
ठीक है साहब। तो अब ये लोग पहुंचे नुसरत शाह के पास, और नुसरत शाह के पास जब पहुंचे तो उन्होंने दूदू बेगम और जलाल खान दोनों ने ही इनसे कहा कि भाई हमारी जो रियासत है वो हमें वापस दिलवा दी जाए, या शेर शाह पे आप हमला करो और जो साउथ बिहार है वो हमें वापस दिला दो। अब जो नुसरत शाह है उसे मौका मिल गया। नुसरत शाह की नज़र थी बिहार पर, बंगाल का राजा था, अब उसकी नज़र बिहार पर थी, उसने हमला कर दिया। किस पर? शेर शाह सूरी पर। लेकिन शेर शाह सूरी अब धीरे 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 अपनी पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर चुका था। कैसे कर चुका था मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें लाड मलिका, देख रहे हैं ना, मैंने देखा लाड मलिका। जो चुनार कहाँ हुआ? यूपी में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। चुनार है यूपी में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ का किलेदार था, किलेदार समझते हैं, किले का गार्ड, जिसकी जिम्मे किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। तो यहाँ का किलेदार था ताज खान। ताज खान की मौत हो गई। अच्छा, कुछ समय तक जो है शेर शाह सूरी जो है कुछ समय तक चुनार में रहा। इसी बीच क्या हुआ, जो किलेदार ताज खान है उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद शेर शाह सूरी का क्या हुआ कि जो उसकी विधवा है लाड मलिका, इसका ऐसे प्रेम हुआ, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, इसने से शादी कर ली। चुनार किला हुआ कहाँ हुआ? यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ का किलेदार कौन था? ताज खान। ताज खान की मौत हो जाती है, उसकी विधवा लाड मलिका से शेर शाह सूरी शादी कर लेता। ठीक है साहब, कर ली शादी। अब उसे, अब जब शादी कर ली भाई, रानी से शादी कर ली, तो चुनार का किला ही मिल गया, और चुनार के किले के आसपास जो भी जगीरें थी उसे परगने कह रहे थे, वो भी मिल गए। इसके अलावा चुनार के किले का बहुत बड़ा खजाना वो भी उसके हिस्से में आ गया। और कुछ समय बाद लाड मलिका तुम भी चलो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि उसके लिए रिश्तेदारी, नातेदारी, युद्ध, संधि, मित्र कुछ नहीं था। उसको जहां फायदा होता था वही काम वो करता था। अच्छा, इसी तरह से गाजीपुर का एक सरदार था नसीर खान, पूरा नाम है इसका नसीर खान नोहानी। गाजीपुर का एक सरदार था, इसकी जो विधवा थी वो थी गौहर गोसाई, इससे भी इसने शादी कर दी। और शादी करने के बाद 300 मन सोना पाया। पता कितना मन है ना, मेरे हाथ में भी नहीं आएगा। 300 मन सोना पाया, यानी कि धीरे 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 इसने येन कैन प्रकरण जैसे भी अपने पास काफी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, फौज जमा कर ली। अब जो नुसरत शाह था उसने एक छोटा सा आम राजा इसको समझा। अच्छा, इसको छोटा सा आम राजा हुमायूं ने भी समझा, तो नुसरत शाह ने भी इसको, इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल की, तो हुमायूं ने भी इसकी शक्ति को कम आंकने की भूल की। खैर जो भी है, अब होता यह है कि नुसरत शाह ने इस पर हमला किया। ये जो वाकया है सन 1534 का है। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में नुसरत शाह को शेर शाह सूरी ने हरा दिया, और इसको हराने के बाद कौन सा टाइटल लिया? हजरत आला। अब जो फरीद था वो पहले शेर शाह हुआ और अब हो गया वो हजरत आला। और शेर शाह सूरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो नस्ल का नाम या वंश का नाम जो हुआ वो शेर शाह सूर हुआ, क्योंकि इनका जो पिता में था इब्राहिम खान सूर लिखता था अपने आप के साथ। तो इब्राहिम खान सूर के साथ साथ अब ये हो गया आपका शेर शाह सूर। तो चलिए साहब, अब ये हो गया हजरत आला। उसके बाद नुसरत शाह जो है हार करके सुदूर माने बहुत दूर, सुदूर का मतलब क्या हुआ? बहुत दूर, उत्तरी बंगाल की तरफ को भाग गया। इससे किससे बचने के लिए? शेर शाह सूरी से बचने के लिए। शेर शाह सूरी ने उसका वहां तक पीछा किया जहां तक वो कर सकता था, और भविष्य में नुसरत शाह उसके खिलाफ कदम ना उठाए, उसके खिलाफ गर्दन ना उठाए, इसके लिए उसने बंगाल में एक मजबूत किला बनाया। उस किले का नाम क्या था? रोहतासगढ़। और रोहतासगढ़ को फिर उसने अपनी नई राजधानी बनाया। शेर शाह सूरी की पहली राजधानी कहाँ थी? गौड़। कहाँ थी राजधानी? गौड़। और गौड़ इससे किसने जीती? शेर शाह सूरी ने गौड़ को किससे जीता? महमूद लोदी से। महमूद लोदी कौन था? आप सुनिए। इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत की पहली लड़ाई में हारा था, इस इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। हारने के बाद महमूद लोदी बच गया। महमूद लोदी ने अपनी जो है फौज इकट्ठा की। फौज इकट्ठा करने के बाद खानवा की जो लड़ाई हुई उसमें राणा सांगा के साथ मिलकर ही लड़ा अपने 10,000 फौजियों के साथ, लेकिन हार गए। हारने के बाद फिर से तितर-बितर हो गए। इसके बाद महमूद लोदी ने पहले जौनपुर कब्जाया, लेकिन सन 1532 में जौनपुर से इसे खदेड़ दिया। किसने? हुमायूं ने। कौन सी लड़ाई में? दोहरिया की लड़ाई में। उसके बाद ये आया वापस बंगाल, बिहार और बंगाल बॉर्डर के बीच में बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है मालदा, यहीं पर है गौड़। तो महमूद लोदी ने गौड़ पर कब्जा कर लिया। यहाँ इस गौड़ से शेर शाह सूरी ने इसको भगा दिया और गौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। अब जब सूरजगढ़ के युद्ध में इसने नुसरत शाह को हराया तो आगे बंगाल पर कब्जा करने के लिए इसने अपनी नई राजधानी बनाई रोहतास, और यहाँ पर बहुत बड़ा मजबूत दुर्ग बना। खैर चले आगे चले। अब ये जो है नुसरत शाह हार गया, नुसरत शाह हार के भाग गया। महमूद लोदी जो है अब लूटा पीटा जो है हुमायूं की शरण में पहुंचा। यार मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है ना, मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब जो तुम कुछ दे सकते हो दे दो, अब मैं तुम्हारी अधीनता मान लेता हूँ।
इसी महमूद लोदी ने शेरशाह सूरी को नहीं, हुमायूं को उकसाया था। हुमायूं को उकसाया था कि बंगाल में इतना खजाना है कि उससे पूरी दुनिया का लगान दिया जा सकता है। तो बात निकली थी चुनार के घेरे से। तो चुनार जो है यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब इससे पहले महमूद लोदी ने तो बाद में भड़काया, उससे पहले सन 1532 में, आपको मैंने बताया कि 1531 में कलिंजर दुर्ग का जो राजा था प्रताप रुद्रदेव, उसको हराया गया था। 1532 में हुमायूं ने चुनार को जीतना चाहा और चुनार को जीतने के लिए उसने घेरा डाल दिया। चुनार कहाँ हुआ? यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। चुनार जो है लगभग 4 महीने तक घिरा रहा, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, गुजरात से बहादुर शाह चल पड़ा दिल्ली की तरफ। मालवा में उसने धावे बोल दी। अब शेरशाह सूरी हुमायूं को ये लग रहा है कि अगर मैं चुनार में ज़्यादा दिन तक होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बहादुर शाह आगे मालवा और दिल्ली पे कब्जा कर ले। तो उसने शेरशाह से समझौता कर लिया। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चुनार को बिना जीते छोड़ देना ये हुमायूं की भूल थी, लेकिन हुमायूं की सही भूल तो ये थी कि चुनार को जीतने में उसने बहुत लंबा समय लगा दिया। इस बीच बहादुर शाह आ गया तो उसे हटना पड़ा। तो शेरशाह सूरी ने चुनार का जितना भी खजाना था और भी बहुत सारा पैसा हुमायूं को दिया। इसके अलावा हुमायूं के सेना में अपने बेटे कुतुब खां को भी शामिल कर दिया। कुतुब खां को भेजा और उसके साथ बहुत सारे घुड़सवारी भेजे और फिलहाल के लिए यानी कि एक समय के लिए हुमायूं से अपना पीछा छुटा लिया। हुमायूं ने चुनार का घेरा उठा लिया, यानी कि चुनार को वो छोड़ गया, शेरशाह सूरी को दे गया, उधर चला गया वो बहादुर शाह से लड़ने के लिए। अब हुमायूं जब बहादुर शाह से लड़ने के लिए चला गया तो आ गई सन 1535। कौन सी आ गई? 1535। 1535 में हुमायूं ने गुजरात को तो जीत लिया, बहादुर शाह को भी हरा दिया। बहादुर शाह भागा, पहले दीप पहुंचा और दीप तक उसका जब कब्जा किया तो दीप से पहुंचा बहादुर शाह कैबिनेट, ठीक है ना। उससे आगे फिर हुमायूं ने उसका पीछा नहीं किया, उसने कहा बला टल गई, लेकिन ये उसकी भूल थी। हुमायूं महीने 2 महीने गुजरात में रहा और वहाँ से फिर वापस आ गया। गुजरात किसको सौंप करके लौटा हुमायूं? अस्करी को। हुमायूं का जो भाई था अस्करी, उसको वो गुजरात छोड़ करके उसको गुजरात दे करके चला आया, या गुजरात का राजा बना करके चला आया। यहाँ पर उसकी हुमायूं की जो गलती थी वो ये थी कि उसे वहाँ पर लंबे समय तक रुकना चाहिए था, क्योंकि नई जीती रियासत थी, आज तक कोई मुगल गुजरात को नहीं जीत पाया था। गुजरात को सबसे पहले किस मुस्लिम ने जीता था? सबसे पहले गुजरात को किस मुस्लिम ने जीता था? आप बताएं। तबस्सुम, गुजरात को सबसे पहले किस मुस्लिम ने जीता ना? आप बताएं, आप बताएं। गुजरात को सबसे पहले किस मुस्लिम ने जीता? किस मुस्लिम ने? हाँ, यस, सोनू भाई के लिए तालियां हो जाएंगी। मलिक कफूर आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहला उत्तर आपका गलत था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक कफूर ने जीता। मलिक कफूर उसका सेनापति था, लेकिन गुजरात को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। ओके, तो बजाय वहां पर व्यवस्थाएं कायम करने के महीने 2 महीने में लौट आया। अच्छा, अस्करी जो था वो जैसे आजकल होते हैं ना, बॉल विद सिल्वर स्पून, है ना, इस टाइप के लोग होते हैं ना, तो इस टाइप का था। उससे वहाँ की व्यवस्था हुई नहीं, वहाँ के लोगों ने मार भगाया। बहादुर शाह ने जो लोकल जनता थी उनको साथ लिया, पुर्तगाली फौजियों को साथ लिया और अस्करी को मार भगाया। अस्करी लूटा पीटा वापस आ गया। लेकिन ये जो समय था 1535-36 तक का जो समय था, इस समय का शेरशाह ने इस्तेमाल किया और उसने बिहार और बंगाल में अपनी पोजीशन को काफ़ी मजबूत कर दिया और अब वो चैलेंज करने लगा। इसी बीच जो है अब हुमायूं ने जो चुनार के किले से या शेरशाह सूरी से आसपास से जो भी दौलत जमा की थी वो उसने 1535 में लुटा दी। कहाँ? दीनपना। एक भव्य इमारत बनाई दिल्ली में जिसे कहते हैं दीनपना। उसकी बात हम बाद में करेंगे। खैर, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हुमायूं जो था वो शेरशाह सूरी के खतरे से अनजान था, या ये कह सकते हैं कि उसने उसकी तरफ से आंख फेर ली, लेकिन शेरशाह सूरी अपनी जो तैयारी थी वो पूरी तरह से करता रहा। अब महमूद लोदी हुमायूं को भड़काता है कि बंगाल में यानी कि शेरशाह सूरी के पास इतना खजाना है कि उससे पूरी दुनिया का रेवेन्यू अदा किया जा सकता है। महमूद लोदी के सामने ये था कि अगर शेरशाह सूरी को हरा दिया तो बदले में हो सकता है मुझे जौनपुर गौड़ या कुछ और मिल जाए। तो अब फिर से शेरशाह सूरी को हराने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए हुमायूं ने मिशन शुरू किया 1537 में। अब उसने चुनार को दूसरी बार घेरा, इसे कहते हैं हम चुनार का दूसरा घेरा, ठीक है ना। तो चुनार का दूसरे घेरे से आगे उसके बाद क्या क्या हुआ इसकी बात अभी हम करते हैं थोड़ी देर बाद, इसको रोक दीजिए। तो चलिए फिर चुनार का दूसरा घेरा, इसकी बात हो रही थी। तो मैंने आपको बताया कि महमूद लोदी ने अब हुमायूं को उकसाया। हुमायूं से क्या कहा महमूद लोदी ने कि बंगाल में इतना खजाना है कि बंगाल के खजाने से पूरी दुनिया का रेवेन्यू या पूरी दुनिया का खराज या लगान अदा किया जा सकता है। अच्छा, अब हुमायूं का भी यही था कि राजपूताना में, मालवा में, गुजरात में बहुत सारे विक्ट्री मिशन हो चुके थे। हुमायूं भी अब अपने एम्पायर को बढ़ाना चाह रहा था। तो एक तो उसे महमूद लोदी ने उकसाया कि बंगाल में खूब खजाना है, पकड़ो। दूसरा,
अब वो शेरशाह के इलाकों को छीनना चाहता था, या शेरशाह के इलाकों को छीनना चाहता था। लेकिन हुमायूं जो था शेरशाह की पावर को कम करके आंका, ये उसकी एक दिक्कत थी। खैर, अब 1537-38 में हुमायूं ने तैयारी की और शेरशाह की तरफ को चलने लगा। शेरशाह भी तैयार था, उसको भी पता था कि अब टक्कर होनी है। तो अब होता क्या है कि चुनार जो है, मैंने पहले ही बताया आपको, यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है। इधर से होता हुआ आगरा, दिल्ली और आगरा से अपनी फ़ौज लेकर के यहाँ से होता हुआ हुमायूं अब चला बंगाल की तरफ को। लेकिन इससे पहले कि हुमायूं आगे बढ़े, शेरशाह सूरी ने इस चुनार के किले में ही उसका रास्ता जो है वो रोक दिया। या ये कह सकते हैं कि हुमायूं ने अगर आगे बढ़ना था तो चुनार को जीतना ज़रूरी था। इस बार फिर से चुनार के किले में शेरशाह सूरी का बेटा कुतुब खां किले की रखवाली कर रहा था। उसने किला बंद कर लिया, किले में बहुत मजबूत फौज थी, आगे बढ़ना है तो पहले हमें हराओ। खैर, चुनार का जो किला है, कुतुब खां ने इस किले की लगभग 6 महीने तक रक्षा करी। यह कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने तक हुमायूं जो है वो चुनार के किले को नहीं जीत पाया। या आप ये कह सकते हो कि शेरशाह सूरी के बेटे कुतुब खां ने लगभग 6 महीने तक हुमायूं को चुनार में रोके रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया। 6 महीने बाद अचानक जो है कुतुब खां अपना किला विला छोड़ करके भाग लिया, किधर को, बंगाल की तरफ को। लेकिन इस 6 महीने में शेरशाह सूरी को इतना समय मिल गया कि वो जो उसकी राजधानी थी गोड़ से सारा खजाना वो ले गया रोहतासगढ़, सारा खजाना, अपनी जो सारी फौज थी वो ले गया रोहतासगढ़ बंगाल में। और शेरशाह सूरी ने अब गोड़ तक हुमायूं को आने दिया। गोड़ कहाँ हुआ, मैंने पहले बताया ना, बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में है गोड़। हुमायूं को उसने गोड़ तक अब आसानी से आने दिया। हुमायूं जब गोड़ पहुंचा तो उसे वहाँ लाशों और उजाड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हुमायूं गोड़ पहुंचा, और गोड़ पहुंच करके उसने गोड़ को फिर से बसाया और उसका नाम क्या रखा, जन्नताबाद। गोड़ का नाम उसने हुमायूं ने रख दिया जन्नताबाद। लेकिन इसी बीच में जब हुमायूं गोड़ पहुंचा और गोड़ में पहुंच करके वो रुक गया, शेरशाह सूरी पीछे से घुमा। 1 मिनट रोक दीजिए, लाइट, तो लाइट जाने से पहले कहा थे, हाँ। अब जब हुमायूं गोड़ पहुंचा तो इसी दरमियान शेरशाह सूरी ने पीछे से घूम करके हुमायूं और आगरा के बीच में जो संपर्क लाइन थी वो काट दी। अब ना उस तक फौज की सप्लाई पहुंच रही है, ना रसद पहुंच रही है। ऐसे में हुमायूं जो था वो अब घिर गया, और नतीजा हुआ अब हुमायूं को घेरा गया कहाँ, चौसा में। तो यहाँ पर मैंने कहीं लिख भी रखा होगा, यस, वही सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि कुतुब खां ने 6 माह तक हुमायूं को चुनार में रोके रखा। तब तक जो है शेरशाह सूरी खजाना गोड़ से रोहतासगढ़ तक ले गया। उसके बाद कुतुब खां ने किला छोड़ दिया। पलायन का मतलब किला छोड़ दिया। अब जब हुमायूं गोड़ पहुंचा और उसने हुमायूं ने गोड़ का नाम क्या रखा, जन्नताबाद, ठीक। लेकिन शेरशाह ने पीछे से घूमकर कन्नौज चुनार तक तबाही मचा दी, है ना। सारे इलाके जो थे मुगलों के वो उजाड़ दिए। अब ऐसे में क्या होता, इसी समय जबकि हुमायूं को हेल्प की ज़रूरत थी, उसके भाइयों हिंदाल और अस्करी ने उससे बगावत कर दी। अब वो खुद ही राजा बनने के चक्कर में बागी हो गए। खैर, और जो उसका दूसरा भाई था कामरान, तीसरा भाई कामरान जो था, वो इससे उदासीन रहा। उदासीन का मतलब उसने कोई पंगा लिया नहीं, हारे हार जाए, जीते जीत जाए। तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि हुमायूं को अपने भाइयों का यहाँ पर साथ नहीं मिला। इसके अलावा उसकी सेना भी तितर बितर हो गई। खैर, जो भी हो, 26 जून सन 1539 को चौसा में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। इसी को हम कहते हैं चौसा का युद्ध। इस युद्ध में आपको पता ही है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया, और हुमायूं जान बचाने के लिए नदी में कूद गया। जान बचाने के लिए नदी में कूद गया, और नदी के भंवर में या नदी की लहर में वो डूबने लगा। तो एक भिश्ती था, उसने अपनी मशक फेंकी, उस मशक के सहारे हुमायूं उस नदी को तैर कर पार हो सका। और आप लोग जानते हैं कि हुमायूं जब दोबारा से दिल्ली का बादशाह बना तो उसने उस भिश्ती को खोजा, और न केवल खोज के उसको दिल्ली के तख्त पर 1 दिन के लिए बैठाया भी। और उस भिश्ती ने उस 1 दिन में चमड़े के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो खैर हुमायूं जो है लुटा पिटा जैसे तैसे आगरा पहुँचा, जान बचाकर आगरा पहुँचा, और उसके बाद जो भी आर्मी थी उसको उसने इकट्ठा किया। अब उस आर्मी में हिंदाल और अस्करी जो उसके 2 भाई थे, उन्होंने भी इसका साथ दिया। फिर से तैयारी हुई। लेकिन अब शेरशाह सूरी जो था वो फ्रंट फुट पर आ चुका था। जो क्रिकेट के शौकीन हो जानते होंगे, बैक फुट और फ्रंट फुट। शेरशाह सूरी फ्रंट फुट पर आ चुका था। अब उसने तेज़ी से आगरा की तरफ बढ़ना शुरू किया, और वो चाहता था कि हुमायूं को, इससे पहले कि हुमायूं संभले, हुमायूं को नष्ट कर दिया जाए, हुमायूं को यहाँ से भगा दिया जाए या मार दिया जाए। तो नतीजा ये हुआ कि 17 मई सन 1540 को अब कन्नौज के पास एक गांव है बिलग्राम या बिलगांव, यहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेनाओं का आमना सामना होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब इस युद्ध में हिंदाल और अस्करी भी साथ थे, लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी जो था वो जीत गया। हुमायूं के साथ की दिक्कतें ये हुई कि हुमायूं के जो कैंप था, हुमायूं ने जहाँ पर अपनी फौज रोक रखी थी वो जगह नीची थी। नीची का मतलब जहाँ पर आसानी से पानी भर जाता है।
तो अचानक बाढ़ आई, बारिश तेज हुई, इसके खेमों में पानी भर गया, रसद की कमी हो गई। अब इसके सामने एक ही ऑप्शन था, या तो भूख से मर जाए या फिर लड़ाई कर ले। तो खैर जो भी है, जैसे तैसे इसने लड़ाई की, लेकिन शेरशाह सूरी ने चालाकी से रात में हमला किया और चारों तरफ से अलग अलग बटालियन बना करके इसको संभलने का ही मौका नहीं दिया। नतीजा, हुमायूं के पास जो खजाना था वो भी गया, जो फौज सैनिक थे वो भी तितर बितर हो गए, जो महिलाएं साथ में थीं वो भी सब हाथ से चली गई। कुल मिला के हुमायूं जो था पूरी तरह से एक, जैसे आम भाषा में कहते हैं ना, पैदल हो गया। वास्तव में यहाँ से वो पूरी तरह से पैदल हो गया। हुमायूं यहाँ से हार करके भाग करके राजपूताना पहुंचा। किसी ने इसका साथ नहीं दिया, जिसने दिया भी उसके पास शेरशाह सूरी के मैसेज आ गए कि भैया देख लो। तो खैर भारत में हुमायूं को का साथ अब यहाँ किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि इसका जो भाई था कामरान, उस समय लाहौर पर उसका कब्जा था, वो शेरशाह सूरी के डर से लाहौर छोड़ करके भाग गया काबुल चला गया। अब हुमायूं पहुंचा लड़खड़ाता हुआ सिंध में पहुंचा, लेकिन सिंध तक शेरशाह सूरी ने हुमायूं का पीछा किया। यहाँ से भी वो भाग करके हिमाचल की तरफ गया। लास्ट में उसको कुछ समय के लिए कश्मीर के राजा मिर्जा हैदर दुगलात ने शेल्टर दी या शरण दी। उसके बाद फिर वो चला गया उधर ईरान की तरफ को। उस कहानी को हम बाद में जिक्र करेंगे, फिलहाल हम यहीं रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं कि हुमायूं का सिंध तक इसने पीछा किया, कामरान लाहौर से काबुल की तरफ को भाग गया, हुमायूं को कुछ दिन कश्मीर में मिर्जा हैदर दुगलात के यहाँ उसने शरण मिल गई, उसके यहाँ वो रहा। ठीक है। अब शेरशाह सूरी ने हुमायूं का जो पीछा किया वो खैबर और बोलन दर्रों तक किया। खैबर और बोलन दर्रे कहाँ पर हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, पाकिस्तान में पेशावर के पार खैबर और बोलन दर्रे, यहाँ तक पीछा किया, या ये कह सकते हैं खैबर और बोलन दर्रे तक शेरशाह सूरी ने आकर के बढ़ करके कब्जा कर लिया। और यहाँ पर कुछ लड़ाकू जनजातियाँ आज भी रहती हैं, गख्खर और खोखर। इन गख्खर और खोखर जनजातियों को भी दबा दिया। वजह क्या थी कि ये मुगलों के वफादार थे। उसे डर था कि हुमायूं और उसके वारिस फिर से इनके साथ लेकर के हम पर हमला कर सकते हैं। इसी पेशावर के आसपास शेरशाह सूरी ने एक किला बनाया जिसका नाम था रोहतासगढ़। आप कहोगे रोहतासगढ़ के नाम से तो बंगाल में भी किला बनाया था, तो बंगाल का किला और पेशावर के पास जो किला है दोनों का ही नाम था रोहतासगढ़। और यहाँ पर उसने एक मजबूत फौज रखी। कहने का मतलब ये है कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद मुगलों के पास जो कुछ भी था वो सारा शेरशाह के कब्जे में आ गया। और शेरशाह कहाँ पहुँच गया? पेशावर तक पहुँच गया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। सीमा पर पेशावर में रोहतासगढ़ किला बनाया। ठीक हो गया। अब आगे ये लाइट आप ऑन करना भूल गए सर, चलो हम ऑन कर देते हैं। आगे 1543 में मध्य प्रदेश में चंदेरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह रायसेन, मध्य प्रदेश में एमपी में चंदेरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है रायसेन। यहाँ के राजा हैं राय रणमल, राजपूत राजा हैं यहाँ के राय रणमल। इनको शेरशाह सूरी ने हराया। भाई अब शेरशाह सूरी आपको पता ही एम्बिशियस था, उसने अपने इलाके बढ़ाने, धीरे धीरे आगे करके बढ़ाने हैं उसने इलाके। अब जो लोकल राजपूत हैं जो हुमायूं के समय में या हुमायूं के ख़त्म होने के बाद आज़ाद हो गए हैं, उनको एक एक करके उसने हराना शुरू करा। चाहे वो राजपूत हैं, अफगान हैं, मुस्लिम हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसी में मध्य प्रदेश में चंदेरी जिले में एक रियासत हुआ करती है रायसेन। उस समय यहाँ के राजा थे राय रणमल। इनके किले को घेर लिया गया। राय रणमल जो थे वो किले में घिर गए। अब राय रणमल ने शेरशाह सूरी के पास मैसेज भेजा कि भाई मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ अगर मुझे मेरे जान माल की सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो शेरशाह सूरी ने राय रणमल को पूरा भरोसा दिलाया कि आप किले के दरवाजे खोल दो, सरेंडर कर दो, हम किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं पहुँचाएंगे। नतीजा ये हुआ कि राय रणमल खुद अपने गले में सोने की जंजीर डाल करके किले से बाहर आए, यानी किले के दरवाजे खोल दिए। लेकिन यहाँ पर शेरशाह ने धूर्तता, मक्कारी, छल कपट, जो कुछ भी आप कह सकते हो, उसका प्रदर्शन किया। जैसे शुरू में मैंने आपसे कह दिया कि शेरशाह के लिए संधि, समझौता, दोस्ती, मित्रता कुछ नहीं थी। किले में घुसा, उसकी फौज किले में घुसी, उसने बेदर्दी से राजपूतों को मार दिया, किले की महिलाओं ने फिर जौहर कर लिया। अब ये घटना इतनी शर्मनाक, इतनी दर्दनाक थी कि शेरशाह सूरी का जो बेटा कुतुब खां था, काफ़ी बहादुर था, वो इस नरसंहार को, इस बेइज्जती को, इस धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सुसाइड कर लिया। वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन शेरशाह सूरी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ता गया। ठीक है साहब। तो इस तरह से राय रणमल को धोखे से मारा गया या धोखे से जीता गया। उसके बाद राजस्थान में एक रियासत है मारवाड़। अच्छा, ये जो मारवाड़ रियासत है ना, इससे शेरशाह सूरी को वास्तव में खतरा था। रायसेन से खतरा नहीं था, लेकिन मारवाड़ से खतरा था, क्योंकि यहाँ के जो राजा, मारवाड़ के जो राजा मालदेव हैं, ये हुमायूं के दोस्त थे और इसके अलावा दिल्ली से नज़दीक भी था ये। तो यहाँ अगर शेरशाह सूरी का कब्जा नहीं होता तो उसे खतरा हो सकता। तो मारवाड़ पर हमला किया गया। मारवाड़ का किला बहुत मजबूत था। राजा और उसकी सेना जो है किले में मुस्तैदी से जुट गई। अब शेरशाह सूरी जो है किले पे हमले का साहस नहीं कर पा रहा है।
उसे पता है कि लड़ाई जो है वो दोनों तरफ से बराबर होगी और नुकसान भी हो सकता है। तो उसने क्या किया कि किले में ज़बरदस्ती ऐसी फर्जी पत्र भिजवाने शुरू कर दिए। वो पत्रों का मजमून इस तरह था, उन पत्रों से ऐसा लग रहा था, चिट्ठियों से ऐसा लग रहा है कि राजा जो है, मालदेव जो हैं, वो चुपचाप जो है शेरशाह सूरी से कोई गुप्त समझौता कर रहे हैं। इससे राजा मालदेव के सरदारों में फूट पड़ गई। अब जब ऐसे में फूट पड़ी तो राजा मालदेव ने डिसीजन लिया, ठीक है भाई तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो, चलो किले का दरवाज़ा खोलो और लड़ाई लड़ते हैं। नतीजा क्या हुआ, शेरशाह सूरी इसमें जीत गया। लेकिन ये जीत जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद उसको मिली। इसी जीत के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का तख्त खो बैठता। तो सवाल पूछ सकता है कि कौन सा किला शेरशाह सूरी ने राजपूत सरदारों में फूट डलवा कर जीता? तो ये वाला किला जीता। ठीक है साहब। मेवाड़ की जो रियासत है उसने शेरशाह सूरी से लड़ाई लड़नी बेहतर नहीं समझी, शेरशाह सूरी को चित्तौड़ का किला दिया, अधीनता मान ली और अपनी जान बचा ली। ठीक है ना, यानी कि चित्तौड़ का किला जो था शेरशाह सूरी को बिना किसी रक्तपात के ही मिल गया। अच्छा, सिंध, कश्मीर और असम जो था इसे शेरशाह सूरी ने नहीं जीता था। उसके बाद शेरशाह सूरी की 1545 में डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई? वो जो किला है ना कलिंजर का, प्रताप रुद्रदेव का जो कलिंजर का किला था जिस पर हुमायूं ने पहली बार हमला किया था, इसी किले को अब शेरशाह सूरी जीतने के फराक में था। किले को चारों तरफ से घेरा हुआ था, कलिंजर के किले को। अब किले की दीवारों को गिराने के लिए बारूद का इस्तेमाल हो रहा था। उसी में से बारूद का एक गोला पलट के दीवार से आया, जिसकी चपेट में शेरशाह सूरी आ गया और उसकी मौत हो गई। घायल हो गया, घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई। कब? सन 1545 में। कहाँ पर? कलिंजर में। कलिंजर कहाँ है? यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके बाद इसका बेटा जलाल खां इस्लाम शाह सूर का टाइटल लेकर के राजा बनता है। इसने राज किया 1545 से 1553 तक और ये इतना बड़ा तानाशाह था, कहते हैं कि इसके सरदार जो थे इसके जूतों तक का सम्मान किया करते थे। ठीक है साहब। अच्छा, अब लगभग इसने 8 साल राज किया। इसके मरने के बाद, इस्लाम शाह सूर के मरने के बाद जो शेरशाह का एम्पायर था वो 5 हिस्सों में बट गया। कहीं इसका कोई बेटा काबिज हो गया, तो कहीं बहनोई, तो कहीं जो है पत्नी का भाई कहीं काबिज हो गया। इस तरह से तो 5 इलाकों में बट गए। उसके बाद हुमायूं को मौका मिल गया फिर से भारत को जीतने का। अब यहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीच बीच में आई हैं, जैसे हुमायूं जो है वो पहला मुगल था जिसने मालवा और गुजरात को जीता। उसी तरह से बाबर का जो एम्पायर था, बाबर का जो मेन एम्पायर था जहाँ पर बाबर काबिज था, वो यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन पर बाबर का पूरा कब्जा था। और मध्य प्रदेश में केवल ग्वालियर रियासत और राजस्थान में केवल अजमेर और उसके आसपास के हिस्से थे। यानी कि राजस्थान का भी और मध्य प्रदेश का भी बहुत छोटा सा हिस्सा उसके पास था। उसके बाद जो पूरा एरिया था वो था यूपी, पंजाब और हरियाणा का। ओके, सन 1537 में बहादुर शाह जो गुजरात का राजा था उसकी डेथ हो गई। यहीं पर आगे चलते हैं। खैबर और बोलन दर्रे कहाँ पर हैं? पेशावर के पास। ठीक है। गोड़ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में मालदा में। खानवा कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। चंदेरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में। और सरेपुल कहाँ पर है? 1501 में जो लड़ाई हुई थी समरकंद में। समरकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। दौलत खां इब्राहिम लोदी का गवर्नर था पंजाब में। ये वही दौलत खां है जिसने बाबर को भारत पर हमले के लिए इन्विटेशन भेजा था। आलम खां जो था इब्राहिम लोदी का चाचा था, ये खुद सुल्तान बनना चाह रहा था, इसलिए इसने भी बाबर को दौलत खां के साथ मिलकर के हमले के लिए इन्विटेशन भेजा था। ठीक है। महमूद लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी का छोटा भाई। ये खानवा की लड़ाई में बाबर के खिलाफ लड़ा था, राणा सांगा के साथ मिलकर के लड़ा था और इसके पास थे 10,000 फौजी। ठीक है। उस्ताद अली कौन है? बाबर की सेना में जो तोप ब्रिगेड थी, तोप खाना था, उसका कमांडर। उस्ताद मुस्तफ़ा कौन है? उस्ताद मुस्तफ़ा बाबर की फ़ौज में जो बंदूक चलाने वाले सिपाही थे, बंदूकची थे, उनका ट्रेनर था। उसी तरह से रूमी खां कौन है? गुजरात का राजा जो बहादुर शाह है, उसने रूमी खां जो कि तुर्की से आया था, इसके हेल्प से या इसके डायरेक्शन में अपना एक तोपखाना तैयार कर लिया था। ठीक है ना। तो रूमी खां किसका तोपची हुआ? गुजरात के बहादुर शाह का। हुमायूं ने, अच्छा, पानीपत की जब लड़ाई हुई 1526 में, तो हुमायूं ने आगे बढ़ करके आगरा जीता और बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा, इसने आगे बढ़ करके दिल्ली जीती। ठीक है साहब। आगे चलें। वली की झील कौन है? वली की झील को पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली का शिकदार बनाया गया था। शिकदार को आप जैसे समझ सकते हो जैसे कि आजकल के कोतवाल। तो दिल्ली का, बाबर ने किसे दिल्ली का कोतवाल या शिकदार बनाया? वली की झील को। ठीक है ना। आगे चलें। ये वही वली की झील है, जब हेमू ने हमला किया तो ये दिल्ली छोड़ के भाग खड़ा हुआ था। ठीक है साहब। अच्छा, शेवानी खां कौन है? ये लिखा मैंने शेवानी। बाबर ने शेवानी खां से वो हार तो गया सरेपुल की लड़ाई में, लेकिन बाबर ने शेवानी खां से तुलगमा युद्ध नीति सीखी
और बाबर ने भारत में पहली बार बंदूक और बारूद का जो इस्तेमाल किया, बारूद यानी कि तोप का इस्तेमाल जो किया, वो भीरा की लड़ाई में किया। बाबर ने भारत में पहली बार तुलगमा और उस्मानी जो युद्ध नीति है उसका इस्तेमाल पानीपत की पहली लड़ाई में किया। ठीक है। खानवा में बाबर के खिलाफ कौन लड़े? राणा सांगा, महमूद लोदी और हसन मेवाती, तीनों मिलकर के। ठीक है। अच्छा, यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया, यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से भगा दूंगा। ये बात कही थी शेरशाह सूरी ने चंदेरी की लड़ाई में। शेरशाह सूरी ने कही थी ये बात। अच्छा, इसी समय बाबर ने शेरशाह सूरी को के बारे में कहा, हुमायूं से कहा था कि शेरशाह जो है बहुत ही चालाक अफगान है, इससे आप हमेशा सतर्क रहना। बाबर ने कभी भी चित्तौड़ पर हमला नहीं किया। और ये वो बात है, बंगाल में इतना खजाना कि उससे पूरी दुनिया का रेवेन्यू अदा किया जा सकता है। किसने कहा? महमूद लोदी ने। किससे कहा? हुमायूं से। तो मैंने बहुत मेहनत की है और इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं। एक सेशन में पूरा होना मुश्किल है ये। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।